चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस, जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। और आईटी सेक्टर की अभी के टाइम पे एक बात कंफर्म है कि हर दूसरे ट्रेडिंग सेशन में आईटी सेक्टर ज़रूर गिरेगी। और आज के दिन फिर से आपको इन्फोसिस और बाकी आईटी कंपनी में गिरावट ही दिखा है। अब गिरावट का मेन कारण क्या है वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फोसिस के आज के दिन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो 2 से 2.5% की गिरावट इन्फोसिस में आज के दिन हमें देखने को मिल गई। और गिरावट सिर्फ इन्फोसिस में ही नहीं, बाकी के टेक कंपनी में भी देखने को मिला है, जिसमें आप एसएल टेक को भी देख सकते हो। गिरावट आपको अप टू 3% तक की देखने को मिल जाएगी। अब इस गिरावट का मेन और सबसे बड़ा कारण है यूएस। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारी इन्फोसिस हो या फिर बाकी की टेक कंपनी हो, इनका मेन बिजनेस तो यूएस में ही होता है। और यूएस में कोई प्रॉब्लम अगर देखने को मिल जाए, लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर इन्फ्लेशन या फिर फेडरल रिजर्व की रेट हाइक्स, तो ऐसे टाइम पे हमारी टेक कंपनी डेफिनेटली गिरती है, क्योंकि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो उन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम में होंगे। और प्रॉब्लम में जब उनके क्लाइंट्स होंगे तो क्लाइंट्स की तरफ से ऑर्डर्स कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पर न्यूज़ इसी बात को लेकर है कि इन्वेस्टर की जो सेंटिमेंट है वो आज के दिन थोड़ी सी डाउन हुई है, क्योंकि यूएस के जो इन्फ्लेशन है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। और एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट भी हायर हो सकता है बाई फेडरल रिजर्व। और ये सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबली डिमांड जो है वो भी कंसर्न में आ सकता है। और ये सारी कारण की वजह से आज के दिन हमारी टेक कंपनी भी परेशान दिखी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारी टेक कंपनी का मेन बिजनेस यूएस में ही होता है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो वही लगभग आज के दिन हमें 3% गिरती हुई दिखी है। एलटीएम इंटर में 3% की गिरावट हुआ है। इन्फोसिस एसएलटेक लगभग 2% हमें गिरती हुई दिखी है। एम्फेसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ओएफएसएस की बात करें तो वहाँ पर 1% का गिरावट दिखा है। और विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज थोड़े से नीचे ही दिख रहे हैं, बहुत कम गिरावट आपको दिख रही है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और यूएस से जो पूरी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो सिर्फ बढ़ा नहीं है, वो 3 साल के अगर हिस्ट्री को देखोगे तो उसमें सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है। मई के महीने का डेटा आया है यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन का, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 3 साल की हिस्ट्री में। इतनी तेज़ी से जंप यूएस के इन्फ्लेशन में कभी भी हमें देखने को मिली नहीं है। अब इसका मेन कारण क्या है भाई, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनर्जी प्रोडक्ट्स हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं, मतलब उनकी जो प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं। और वो सारी चीज़ें यूएस के कंज्यूमर इन्फ्लेशन पे भी असर डाला है। अब एग्जैक्ट कितना नंबर रिपोर्ट हुआ है भाई, तो रिपोर्ट हुआ है कि 4.2% से इन्फ्लेशन बढ़ चुका है मई के एंड तक। और अप्रैल 2023 से लेकर देखोगे तो ये अब तक का सबसे बड़ा गेन है। और ये गेन तो चलो मई के महीने में हमें देखने को मिला है ना, बट अप्रैल के महीने में भी चीज़ें अच्छी नहीं थी। सीपीआई इन्फ्लेशन जो अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड हुआ था वो 3.8% था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.8% से बढ़कर आया था। और वहाँ पर मंथ ऑन बेसिस पे जो कंपैरिजन हो रहा था वहाँ पर भी हमें 0.5% की जंप हमें देखने को मिल रही थी। और अप्रैल में भी 0.6% की जंप हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन यूएस में जब बढ़ता है तो हमारी टेक कंपनी परेशान होती है, और वो हमें गिरावट से साफ साफ समझ आ ही रहा है। अब इन सारी चीज़ों के बाद इन्फोसिस 52 वीक हाई से 35% से ज़्यादा नीचे आ चुकी है। और बाकी की बड़ी जाइंट्स की बात करें लाइक टीसीएस की, तो वहाँ पर 39% से ज़्यादा का गिरावट दिख रहा है। एसएल टेक में 37% तक का गिरावट हमें देखने को मिल चुका है। वैल्यूएशन वाइज ये सारी कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है, ये हम बोल सकते हैं। बट अगर अर्निंग्स पोटेंशियल कंपनी के पास आगे चलकर अच्छी हैं तो फिर इस वैल्यूएशन को इन्वेस्टर अच्छी तरह से यूटिलाइज कर भी सकते हैं। और अर्निंग पोटेंशियल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें मेंशन किया गया है सीएलएसए की तरफ से, इन्फोसिस को उन्होंने जो रेटिंग दिया है वो थोड़ी बुलिश वाली दी है। और ये भी बताया कि जिन एआई से 300 से लेकर 400 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है इनके पास बाई 2030। तो ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट की गई हैं इन्फोसिस को लेकर सीएलएसए की तरफ से।
अब इन सारी चीज़ों के बाद बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। काइनेस टेक्नोलॉजी और दूसरी कंपनी को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और वो रिपोर्ट है एफआईएस की स्टेक्स की ट्रिमिंग का। एफआईएस ने कट किया है 16 लार्ज कैप स्टॉक्स में अपने स्टेक्स ओवर द 2 क्वार्टर्स, और इन सारे स्टेक्स में अप टू 40% की गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें आपको बहुत सारी कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको KPIT का भी नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि दिसंबर क्वार्टर में एफआईएस 13.5% के आसपास स्टेक्स उस कंपनी में ओन करके बैठे थे। सितंबर में ओन करके बैठे थे 14%, और अभी जो है वो 14% से गिरकर 13% तक आ चुका है। और भी कंपनी है, वेदांत फैशन है, एसएल टेक है, ITC है, हेक्सावे टेक्नोलॉजी है, LTTS है, इन्फो एज है, काइनेस टेक्नोलॉजी है। काइनेस टेक्नोलॉजी में भी सेलिंग काफ़ी तगड़ी ही हमें देखने को मिल रही है। एफआईएस का जो स्टेक था Q2 में वो 10.71% था, बट अभी गिरकर 7.28% हो चुका है। और ये तो चलो फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो। आप यहाँ का डेटा देखोगे पिछले साल जो सितंबर क्वार्टर था, वहाँ पर एफआईएस का स्टेक था ऑलमोस्ट 15%, और उससे कंपैरिजन करें तो एफआईएस ने अपने स्टेक्स का 50% ट्रिम कर दिया है काइनेस टेक्नोलॉजी में। अब ये ट्रिम क्यों किया है, इसके भी रीजन हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी के मेन गिरावट के रीजंस के बारे में और एफआईएस की स्टेक्स के कट होने के बारे में। तो देखो, सबसे पहले काइनेस टेक्नोलॉजी के जो अर्निंग्स हैं पिछले 5 सालों में काफ़ी कंसिस्टेंट और अच्छी तरह से ग्रो होती हुई नज़र आई हैं। बट पिछले 2 सालों में लगातार एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है EMS इंडस्ट्रीज़ को लेकर कि इनके जो ग्रोथ पोटेंशियल्स है वो आने वाले कल में स्लो होंगी। और इस कारण सिर्फ काइनेस में ही नहीं, डिक्सन की बात करें, एम्बर की बात करें, सिमरा की बात करें, काइनेस की बात करें, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें, ये सारी कंपनी के शेयर में गिरावट ही दिखा है। और इस पीरियड में सिर्फ एक कंपनी के ऊपर उंगली उठाना गलत है। आप हर दूसरी कंपनी में गिरावट ही देखोगे, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा गिरावट देखोगे आप। काइनेस टेक्नोलॉजी तो 60% नीचे है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी देखोगे तो वो भी आपको 30-40% ईजिली देखने को मिल जाएगी। डिक्सन भी आपको 40% से ज़्यादा नीचे देखने को मिल जाएगी गिरावट में। अब इन सारी चीज़ों के बाद काइनेस की रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट को जब हम देखते हैं तो टारगेट रखा गया है कि 30% से ये ग्रो कर सकती हैं अपने रेवेन्यू को, क्योंकि एरोस्पेस, रेलवे, EV और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से अच्छी डिमांड आ रही है इस वजह से। बाकी EBITDA मार्जिन को लेकर फोरकास्ट है कि 17% के अराउंड वो रह सकता है, और ऑर्डर बुक 8,366 करोड़ का हमें देखने को मिल सकता है। और इन सारी चीज़ों के बाद उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट 2027 के फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव होंगे या नहीं, क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने इस चीज़ को लेकर कंसर्न जताया था। इनफैक्ट कंसर्न ये है किसी भी कंपनी में हो कि प्रॉफिट आप रिपोर्ट तो कर रहे हो, बट प्रॉफिट आपके बैंक स्टेटमेंट में दिख नहीं रहा है। तो ये चीज़ एक तरह से नेगेटिव होती है, क्योंकि अगर ऐसी होंगी तो फिर कंपनी का कर्जा बढ़ेगा, और कर्जा अगर कंपनी का बढ़ेगा तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, और इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट भी कम आएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पिछले कुछ सालों में नेगेटिव रही है। इस वजह से लगातार कंपनी का जो कर्जा है वो हमें बढ़ता हुआ ही दिखा है, बट इसके वजह से प्रॉफिट में कुछ खास असर हमें देखने को मिली नहीं है। बट आने वाले कल में अगर कर्जा और भी बढ़ता है तो डेट रिपेमेंट भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, और डेट रिपेमेंट कंपनी करेगी तो कंपनी के खर्चे भी ज़्यादा होंगे, जिस केस में क्या है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। अभी तो रेवेन्यू की कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ कम है, पहले तो ज़्यादा हुआ करती थी, आगे चलकर और भी कम हो सकती है मे बी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से गिरावट चल रही है। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है सिटी यूनियन बैंक। हाल ही में 1:3 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट इसने की थी, और उसका रिकॉर्ड डेट इसने सेट कर दिया था 12 जून का, यानी कि कल के दिन का। तो लास्ट डेट था आज का। आज के दिन तक जो कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो कल के दिन कंपनी में ये बोनस के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। तो कल के दिन कंपनी में टेक्निकल एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप सिटी यूनियन बैंक के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को नोट कर लो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।